जी अस्सलाम वालेकुम। आज लंदन में हमारे साथ पाकिस्तानी सहाफ़त का एक बड़ा नाम कनाडा से यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, अनीस फ़ारूकी। तो सोचा आज ये हमारे हाथ लग गए हैं तो क्यों ना आपसे हम कनाडा की सियासत के बारे में, कनाडा के अंदर बहुत सारे ऐसे इवेंट होते रहते हैं जो पूरी दुनिया का महवर होते हैं, स्पेशली इंडिया वहाँ बहुत ज़्यादा एक्टिव है और हालिया ही जो है कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म ने भी इस्तीफ़ा दे दिया है। तो हमें ये पूछना चाहती हूँ अनीसा, मुझे ये बताएं कि जो कनाडा के अंदर जिस तरह से पाकिस्तान से रिलेटेड हो या सिख बरादरी से रिलेटेड हो, बहुत ज़्यादा इवेंट होते हैं। अभी हालिया जो वहाँ के वज़ीर-ए-आज़म ने इस्तीफ़ा दिया है, तो क्या वाकई इंडिया इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस रखता है कि जिसके ऊपर इंडिया जो है शादियाने बजा रहा है कि हमारी वजह से शायद जो है वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने इस्तीफ़ा दे दिया है? जी, बहुत शुक्रिया सफ़ीना। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। और लैंड होते ही हीथरो पे हम सफ़ीना के हत्थे चढ़ गए, तो अब ज़ाहिर है बच के तो जा नहीं सकते बग़ैर कुछ कहे। और चूँकि कनाडा से आए हैं तो कनाडा की भी बात करेंगे, कुछ पाकिस्तान की बात करेंगे। जैसा आपने ज़िक्र किया, सिख फॉर जस्टिस एक ऐसी तंजीम है कनाडा में जो कि सिखों पर होने वाले मज़ालिम पे कनाडा में आवाज़ उठाती है। अब इंडिया में उसको खालिस्तान की तहरीक कहा जाता है, आज़ादी की तहरीक कहा जाता है, लेकिन इसका उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। सिख फॉर जस्टिस इज़ बेसिकली जो उनकी महरूमियाँ हैं, जो बीजेपी की हुकूमत ने और मोदी की हुकूमत ने जिस तरह से सिखों पे एक तरह का डिस्क्रिमिनेशन किया हुआ है विद इन द पंजाब ऑफ इंडिया, उस पर वहाँ दुनिया भर में आपको पता है यूके में भी एक बड़ी तहरीक चलती है, कनाडा में भी बड़ी तहरीक चलती है, तो वो चलती है। अच्छा, हिंदुस्तान को ये शिकायत है कि कनाडा में ये सब क्यों हो रहा है। शायद उन्हें ये इल्म नहीं है कि कनाडा एक आज़ाद मुल्क है, यहाँ पे इंसानी हुकूक और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड फ्रीडम ऑफ राइट्स का बड़ा ध्यान रखा जाता है। तो हर शख्स को बुनियादी हक़ हासिल है, हर शहरी को बुनियादी हक़ हासिल है कि वो अपनी बात कर सके। इससे हरगिज़ मतलब नहीं है कि अगर इंडिया कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही तो वो वहाँ नहीं कर सकेंगे। मतलब उनका ज़ोर ज़बरदस्ती तो वहाँ नहीं चलेगा ना कि मोदी जी बोलें और वहाँ पे जैसे मोदी मीडिया इस वक्त छाया हुआ है। तो मोदी मीडिया का ये जो इम्प्रेशन है, बल्कि स्पेशली उन्होंने पूरी दुनिया को ये बावर करवाने की कोशिश की है कि जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने इस्तीफा दिया शायद उनके इन्फ्लुएंस में दिया गया है और उनकी लॉबी इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि उनको रिज़ाइन करने के ऊपर जो है वो मजबूर किया गया। स्पेशली जो सिखों के ऊपर उन्होंने बड़ा स्ट्रॉन्ग एक उनका था फेवर किया और इंडिया को बड़ा आड़े हाथों लिया था। तो आप मुझे बताएं कि वाकई इसमें कोई रियलिटी है? देखिए, सबसे पहले बात तो ये समझनी होगी कि मोदी का इन्फ्लुएंस अपने इंडिया में कहाँ चलता है। उनका किसानों पे नहीं चलता, उनका केरला में नहीं चलता, उनके खुद अपने अंदर आज़ादी की तहरीकें चल रही हैं। तो जब वहाँ नहीं चलता तो एक फ़र्स्ट वर्ल्ड कंट्री कनाडा जैसे एक तरक्की याफ्ता मुल्क जो कि फाइव आइज़ का मेंबर है, जो कि अमेरिका का एलाई है, जो कि नेटो का एलाइज है, उस पर किस तरह से उनकी हम बात सुन लेंगे। तो ऐसी जो है ना, वो एक अहमकों की जन्नत में रहते हैं जो ये समझते हैं कि इस तरह से कनाडा या अमेरिका या बरतानिया इनकी बात सुन लेगा, या उनका कोई बहुत बड़े कोई तुर्रम खान है मोदी जी जिनकी इनकी कोई ये बेसिकली बुचर ऑफ गुजरात के नाम से जाने जाते हैं। आपको मालूम है मुसलमानों का कत्लेआम किया था इन्होंने बहुत बड़ा। तो ये तो इनकी ख्वाब है, इनका एक बड़ा सपना है, जिसे कहते हैं कि हमने कहा और हो गया। हाँ, जस्टिन ट्रूडो ने इस्तीफ़ा क्यों दिया, जो आपका सवाल है उसका जवाब सिंपल ये है कि वो इंटरनल उनकी पार्टी के अंदर कुछ उनको मसाइब का सामना था। उनके जो कमांडर थे लेफ़्ट राइट सेंटर, वो एक एक करके इस्तीफ़ा दिए जा रहे थे क्योंकि वो उनकी कारकर्दगी से खुश नहीं थे एज ए पार्टी लीडर। तो उन्होंने एज ए पार्टी लीडर इस्तीफ़ा दिया है। चूँकि ही इज़ ऑल्सो प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा, तो जब पार्टी लीडर की पोजीशन पर नहीं रहे तो वो प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन पर भी नहीं रह सकते, तो इसीलिए उनको वो इस्तीफ़ा देना पड़ा। इसका कहीं भी कतअन कोई ताल्लुक़ जो है वो भारत से या भारत की ख्वाहिशों से और भारत की अपीलों से नहीं है, या भारतीय मीडिया पे जितनी छलांगे मार लें उससे नहीं है। तो ये जो आप कहना चाह रहे हैं कि अगर वो प्राइम मिनिस्टर रिज़ाइन करके चले भी गए हैं तो उसके जो उनकी पॉलिसी पहले थी वो उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे? ये बड़ा अच्छा सवाल है, बड़ा अच्छा सवाल। देखें, पहली बात तो ये कि उन पार्टी लीडर ने इस्तीफ़ा दिया है, तो पार्टी लीडर मुंतखब होकर नया, और अभी लिबरल की हुकूमत है। लिबरल की हुकूमत चलती रहेगी, अगर 4 महीने चले, 6 महीने चले, या 1 साल चले, जो नया लीडर आएगा या वो या नया अपोजिशन पार्टी से कोई लीडर आएगा, या कंजर्वेटिव पार्टी का जो भी लीडर आएगा, वो कनाडा की फॉरेन या ग्लोबल पॉलिसी जो है या डिप्लोमेसी है वो चेंज नहीं होने वाली, वो वही रहेगी। ठीक है। तो आप ठंड रखें, खालिस्तानियों का काम जारी रहेगा, आवाज़ उठती रहेगी, सिख फॉर जस्टिस अपना काम करते रहेंगे, मज़ालिम की को बिल्कुल हम उजागर करते रहेंगे। तो आपके कहने से तो कोई बात पूरी नहीं होगी। तो आपका कहने का मकसद है जो वहाँ पर जो सिख जो एक उन्होंने अपनी एक कैंपेन स्टार्ट की हुई है अपनी आज़ादी के लिए, वो जारी रखे वाले हैं? बिल्कुल जारी रहेगी। और अगर भारत को कोई तकलीफ़ है तो लेकिन जो भारत के अंदर 2 एम्बेसी के अंदर जो बंदे पकड़े गए जिनको कहा गया कि शायद ये उनके एज ए डिप्लोमेट ऑपरेट कर रहे थे, लेकिन लाइक बेसिकली पीपल कॉल देम एज अ किलर, तो वो उसके बारे में कैसा क्रैकडाउन करेगा? क्या कैनेडियन गवर्नमेंट जो है उसके ऊपर कोई स्ट्रिक्टली एक्शन लेगी या उनको,
क्योंकि वहाँ पर डिप्लोमेट के तौर पे हैं वो लोग, तो उनको बहुत सेफ एग्जिट दे दिया जाएगा। बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं आपको शाबाश दूंगा कि आपने इतनी रिसर्च की हुई है और आपको बड़ी अंदर की बातें पता हैं। तो ये हुआ ये था कि जब हरबीत सिंह निजर जो है उसका कत्ल हुआ था वैंकूवर में गुरुद्वारे से निकलते हुए बाहर, और वहाँ पे उसकी जब तहकीकात की तो उसमें ये जून के महीने में हुआ था 2023 में। 1 साल लगा, और जब हमारी खुफिया एजेंसियों ने इसको तहकीकात को सामने लाया तो पता ही चला कि इसके ताने बाने भारतीय सफारत खाने जो कि ऑटवा में हैं वहाँ से मिलते हैं, और उनके 2 अफसरान मुलविस हैं, और वो 2 अफसरान ऑपरेटिव थे जिन्होंने इस मर्डर को पाए तकमील तक पहुँचाया, और वो दोनों रॉ के एजेंट थे। तो बेसिकली सफारत खाने की खाल में, आड़ में ये लोग वहाँ से कनाडा के अंदर दखल अंदाजी कर रहे थे, मर्डर्स कर रहे थे, और इंडियंस को टारगेट कर रहे थे जो कि ये आवाज़ें उठाते थे। तो जैसे होता है ना कि आप रिपोर्ट तो करते हैं कि जी ये मुल्क मुखालिफ एक्टिविटीज़ में है तो रिपोर्ट कर देते हैं, लेकिन रिपोर्ट से ज़्यादा वो उन्होंने असैसिन का किरदार अदा करना शुरू कर दिया था, टारगेट किलर्स का किरदार अदा करना शुरू कर दिया था। लेकिन चूँकि हमारी खुफिया एजेंसी बहुत स्ट्रॉन्ग है, उनका निज़ाम बहुत अच्छा है, उन्होंने जियो फेंसिंग के ज़रिए और तमाम फोरेंसिक के ज़रिए उनको बाकायदा ना सिर्फ पकड़ा बल्कि उनको, चूँकि वो डिप्लोमेट थे, उनको इम्यूनिटी थी, उनको नापसंदीदा करार देके मुल्क से मुल्क बदर कर दिया। इस पे भारत में बड़ा शोर मचा था, भारत में उन्होंने बहुत छलांगें मारी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो कुछ कर नहीं सके थे। वो चीज़ ये सोच रहे थे कि ये अच्छा, इसमें एक और बात भी है, इसका एक लिंक अमेरिका से भी बनता है कि अमेरिका में भी एक टारगेट किलर पकड़ा गया था, और वो ही वॉज ए रॉ हाजिर सर्विस ऑफिसर था। अनीस साहब, आपने अमेरिका का लिंक जब कहा है तो मेरे जहन में एक सवाल आता है कि ट्रंप ने भी एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है। उसने कहा है कि मैं कनाडा को अपनी एक स्टेट जो है वो डिक्लेयर कर दूंगा। तो इसके बाद कनाडा में क्या रिएक्शन है? हाँ, असल में ट्रंप साहब जब आते हैं तो बहुत मज़ाहिया बातें करते हैं। अच्छा। ये भी उनका एक बहुत बड़ा जोक है। और अहमकों की जन्नत में अगर कोई रहता है तो वो ट्रंप है। अच्छा। हाँ, ट्रंप बेसिकली अमेरिका जो है अपनी पॉलिसी सदर के बयानात या ट्वीट से नहीं होती, बल्कि उनकी अपने अंदर एक डीप इस्टेब्लिशमेंट है। विद इन द अमेरिकन देयर इज़ अ डीप स्टेट, और वो डीप स्टेट डिसाइड करती है कि हमने क्या करना है। कनाडा और वो चाह रहे हैं कि उनकी एक स्टेट बन जाएं और हम भी वही अमेरिकन कॉलोनी बन जाए। तो मैं तो यही सोचने वाली थी कि आप लकी हैं कि जो लास्ट कैनेडियन मुझे मिलेंगे उसके बाद आप अमेरिकन कॉलोनी मेरे पास अमेरिकन पासपोर्ट होगा, कैनेडियन पासपोर्ट नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं, आप गुलाम बन जाएंगे अमेरिका के। हम ऐसा नहीं होने जा रहा, ना होने दिया जाएगा। कनाडा की अपनी एक हेरिटेज है 400 साल से, और उसमें देखें फ्रेंच कैनेडियंस हैं, इंग्लिश कैनेडियंस हैं और एबोरिजिनल कैनेडियंस हैं। तो वो एक बाकायदा तसलसल है हमारी हिस्ट्री का, दैट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। हाँ, ट्रंप साहब जो भी कहते हैं वो कहते रहे। देखें, अगर ट्रंप साहब के कहने पे कोई रिहा हो जाता है या किसी को फ्री कर दिया जाता है तो ऐसा दुनिया में कहीं नहीं होता। उनकी ख्वाहिश हो सकती है, वो ऐसा नहीं हो सकता। देखें ना, अभी उनकी जब हल्फ बर्दारी की तकरीब हो रही है तो उसमें बड़ा लोगों की ख्वाहिश थी कि शायद वो एक लेटर भेजेंगे, अडियाला जाएगा और वो अडियाला में, लेकिन उसमें बिलावल भुट्टो जा रहे हैं बेसिकली। तो नहीं, वो मैंने तो सुना था कि जो है, मैंने बहुत सारी टीवी चैनल्स पे भी गई हूँ तो मैंने उस पर भी बोला था। वो हम पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पे अलग से बात करेंगे। मैं नहीं चाहती कि हम दोनों बड़े मेन जो है डिस्कशंस को गुडमुड करें। आपने जैसे कहा कि सिखों का, आपने पाकिस्तान की एजेंसीज का जिक्र किया, तो मुझे, आप बहुत ज़्यादा इंडियन टीवी चैनल्स पे भी अपीयर होते हैं, तो कभी आपने उनसे पूछा कि आप लोगों को पाकिस्तानी आईएसआई से फोबिया है, किस चीज़ का खौफ है? हर वक्त वो आईएसआई को ऐसा भजन के तौर पे वो मेरे ख्याल से हर वक्त उनके मुंह पे होता है। तो क्या ऐसी तकलीफ पहुंचाई हुई है हमारी आईएसआई ने? तो कभी आपने उनसे ये सवाल डायरेक्टली पूछा? मैं अक्सर बेशतर रिपब्लिक टीवी पे जाता हूँ, अर्नब गोस्वामी के साथ मेरी बहसें होती हैं और मैं कहता हूँ कि तुम्हें प्रॉब्लम क्या है आईएसआई से। फिर मैं कहता हूँ प्रॉब्लम ये है कि तुम लोग जो है ना बॉलीवुड की फिल्में बहुत देखते हो, तो कभी सैफ अली खान, कभी अक्षय कुमार, ये लोग घुस के मार के बैठने वाली बातें ना फिल्मों तक तो महदूद है, असल में करके दिखाओ। क्योंकि जब असल में करते हैं तो हमने फैंटास्टिक कप ऑफ टी पिला के जो है ना वापस भेज देते हैं। तो अब इन लोगों को मेरे ख्याल में सबक तो सीख लिया है, अब दोबारा कोशिश करेंगे, घुस के बैठ के मारने की बात करेंगे, फिर उनको चाय का कप पिला के भेज देंगे हम। देखिए, वैसे भी एक नेचर का भी कोई लॉ होता है, आप उसी का जिक्र करते हैं जो आपके लिए कोई या तो दहशत का खौफ की अलामत होती है या जो आपसे ज़्यादा सुपीरियर होता है। आप उसको लेट डाउन करने के लिए या उसको वीक साबित करने के लिए उसको बार बार डिस्कशन का या कोई भी किसी भी मुद्दे का हिस्सा बनाते हैं। अगर पाकिस्तान की आईएसआई इतनी बेजरर होती या उनकी कोई इतनी अहमियत नहीं होती तो इंडिया इतना ज़्यादा हमारी आईएसआई का प्रचार ना करता। उनके आसाब पे सवार है। तो हमेशा डेफिनेटली अनकॉन्शियसली या कॉन्शियसली जो इंडिया है वो पाकिस्तान की आईएसआई को, पाकिस्तान की पाक अफवाज को एक्चुअली डैमेज करने की कोशिश करता है, जिसका एक बहुत बड़ा हिस्सा अभी हम जब पॉलिटिक्स पे बात करेंगे तो उसके ऊपर भी मैं आपको कुछ एक ऐसे
प्रैक्टिकली मैंने वो एग्जाम्पल्स देखी हैं जिसके थ्रू इंडियन लॉबी यहाँ पर लंदन में रहकर भी हमारे पाकिस्तानियों को अप्रोच करती है और उनको किस तरह से मैनिपुलेट करके अपने लीडरान से अटैच करके उनको यूज़ करने की कोशिश करती है। अल्टीमेटली उसका मकसद यही होता है कि पाकिस्तान को ह्यूमिलिएट किया जाए, पाकिस्तान की एजेंसीज को मजाक उड़ाया जाए और उनको पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में एक धब्बे के तौर पर मुतारिफ करवाया जाए। बिल्कुल। तो जैसे आपने मुझे बताया कि हमारे जो वहाँ पर सिख बरादरी है वो काफ़ी होपफुल है, तो क्या आपको लगता है कि इनकी लेगेसी जो सिखों की वहाँ पर जो एक फ़ाइट है जिसके लिए इन्होंने एक पूरी लंबी लेगेसी लेके चल रहे हैं, इसका कोई अंजाम होगा, इनको कुछ हासिल होगा जो ये कर रहे हैं, तहरीक चला रहे हैं? देखिए तहरीकें तो चलती हैं और इट टेक्स टाइम। तहरीक ये चलेगी और काफ़ी कहीं ना कहीं अपने मंतकी अंजाम तक ज़रूर पहुँचेगी। पाकिस्तान जो 1906 में मुस्लिम लीग बनी थी तो जाके 1947 में एक आज़ादी पे ख़त्म हुई थी, तो इसी तरह से ये भी एक ना एक दिन, क्योंकि जो बीजेपी के मज़ालिम हैं, जो मोदी के मज़ालिम हैं, वो तो ख़त्म नहीं हो रहे। पंजाब सेक्टर पे उनके साथ, किसानों के साथ ख़ास तौर पे, वो एक बड़ा हिस्सा एग्रीकल्चर है वहाँ पे, तो उनकी ज़्यादतियाँ हैं और जिस तरह के उनके और अमित शाह के प्लान्स हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में दरअंदाजी करके और बड़ा माल बनाने के, तो नज़र तो नहीं आ रहा कि उनकी दादरसी कहीं हुई है। तो ये आज़ादी की तरफ बढ़ती हुई तहरीक है, कब पहुँचेगी ये आने वाला वक्त बताएगा। अनीस साहब, आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा, लेकिन एक बात जाते जाते, क्योंकि आप इंडियंस के साथ बहुत ज़्यादा बैठते हैं और बैठकर उनके सामने बहुत ज़्यादा बहस मुबाहसा भी होते हैं, पाकिस्तान को डिफेंड भी करते हैं, विच इज़ सल्यूट। पाकिस्तान के साथ साथ अगर हम पाकिस्तान से बाहर हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम पाकिस्तान को भूले हुए हैं। पाकिस्तान को हम जहाँ पे भी हैं, मैं कहती हूँ हम चलते फिरते पाकिस्तान के एम्बेसडर्स हैं। एम्बेसडर एक सफारत खाने या जहाँ एक एम्बेसडर होता हुआ है, हम इंडिविजुअल हर पाकिस्तानी दुनिया में कहीं पर भी है वो पाकिस्तान का एक एम्बेसडर है और हमारे ऊपर फ़र्ज़ है कि हम अपने पाकिस्तान को बाहर रहते हुए पूरी तरह से डिफेंड करें, चाहे सामने बैठा हुआ कितना ही ताकतवर क्यों ना हो और कितना ही इंटेलिजेंट अपने आप को खुद साख्ता अगर समझता ना हो। ऐसे ही। थैंक यू सो मच साहब आपके टाइम का। थैंक यू। प्लेजर। पाकिस्तान जिंदाबाद।